बायो इंडिया की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं बताऊंगा एसटीडी के बारे में। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पिछले क्लास में मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में बताया था। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम मुख्य रूप से 3 बिंदु के बारे में विशेष रूप से ध्यान दिए थे, जिसमें से पहला बिंदु था बर्थ कंट्रोल जन्म नियंत्रण, दूसरा बिंदु था एसटीडीएस और तीसरा बिंदु था इनफर्टिलिटी। तो पिछले क्लास में हम लोग बर्थ कंट्रोल समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग को शुरू करना है एसटीडी। तो एसटीडी के बारे में पहले ही बोर्ड पर मैं ऐड कर चुका हूं ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो और आप कॉपी कलम, अगर विद्यार्थी हैं तो कॉपी कलम लेकर आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एसटीडी के बारे में। एसटीडीएस देखिए, इसका पूरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। यानी इस एसटीडी का पूरा नाम यदि आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि इसका पूरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। सही है। देखिए, हिंदी में आपको बोलना होगा तो आप बोल सकते हो यौन संचारित रोग या बीमारियां होता है। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि एसटीडी का दूसरा नाम भी है। अगर आप एसटीडी का दूसरा नाम बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि इसे एसटीआई के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको एसटीडी नहीं बोलना है तो आप इसके जगह पर नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि इसे एसटीआई के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि एसटीआई कहते हैं तो एसटीआई का पूरा नाम क्या होता है। तो एसटीआई का पूरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। सही है। इसे यानी एसटीडी को आप एसटीआई के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें एसटीआई का पूरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। अगर हिंदी में आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं यौन संचारित संक्रमण। सही है। अब देखिए, ये तो हम लोग पूरा नाम देखे, लेकिन अब हम देख लेते हैं इसमें इसके डेफिनेशन के बारे में। देख लेते हैं कि इसका सिंपल परिभाषा होता क्या है, यानी एसटीडी का सिंपल परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ पर हम ऐड कर चुके हैं कि वैसी डिजीज यानी वैसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वैसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सेक्सुअल कांटेक्ट यानी यौन संबंध, या सेक्सुअल कांटेक्ट के जगह आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं, सेक्स कह सकते हैं, मैटिन कह सकते हैं, कॉपुलेशन कह सकते हैं, बहुत सारा नाम है। तो फिर से सुनिए, वैसी डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलती है एसटीडी कहलाती है। यानी वैसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संबंध के द्वारा फैलती है, सेक्स के द्वारा फैलती है, तो उसी डिजीज को हम नाम देते हैं एसटीडी। सही है। अब देखिए, कह रहा है कि एसटीडी के अंतर्गत निम्नलिखित डिजीज आते हैं। यानी ये जो एसटीडी बीमारी है इसके अंतर्गत बहुत सारी बीमारियां आती है, जैसे गोनेरिया। यानी एसटीडी के अंतर्गत निम्नलिखित डिजीज आते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है, गोनेरिया। नेक्स्ट है सिफिलिस, उसके बाद जेनाइटल हर्पिस, उसके बाद है जेनाइटल वाट्स, फिर आता है आपका क्लाइमेडियोसिस, ट्राइकोमोनियोसिस, हेपेटाइटिस बी और लास्ट में आपका आता है एचआईवी एड्स। ठीक है, फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। फर्स्ट है गोनेरिया, फिर सिफिलिस, फिर जेनाइटल हर्पिस, फिर जेनाइटल वाट्स, क्लाइमेडियोसिस, ट्राइकोमोनियोसिस, हेपेटाइटिस बी और लास्ट में एचआईवी एड्स। सही है। आप इसको जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। चलिए, अब इस पूरे एसटीडी में हम सबसे पहले शुरू करेंगे गोनेरिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं गोनेरिया के बारे में, ठीक, जिसका हिंदी रूपांतरण सुजाक होता है। गोनेरिया का हिंदी रूपांतरण सुजाक होता है। कह रहा है कि यह एक एसटीडी है। क्या है? तो एसटीडी है, यानी कुछ देर पहले ही हमने बताया एसटीडी का पूरा नाम कि यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी यौन संचारित रोग है जो हाईली इंफेक्शियस होता है।
यानी अति संक्रमणीय होता है। यानी हाईली इन्फेक्शियस का मतलब ये होता है कि वैसी बीमारी जो तेजी में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले। अगर स्लोली फैलता है तो इसको हम हाईली इन्फेक्शियस नहीं कहेंगे, लेकिन वैसी डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में तेजी से फैलता हो तो उसी को हम क्या कहेंगे, हाईली इन्फेक्शियस। तो आपके सामने हमने बताया कि यह एक स्टडी है जो हाईली इन्फेक्शियस होता है। सही है। अब देखिए गोनेरिया में अब हमको देखना है कॉजेटिव एजेंट। क्या देखना है, कॉजेटिव एजेंट यानी कारक। यानी ये जो गोनेरिया की बीमारी है किसके कारण से होती है ना जी। तो देखिए कह रहा है कि यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। गोनेरिया कैसी डिजीज है वो, तो यह एक बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है। यानी यह बीमारी बैक्टीरिया से होती है। जीवाणु से होने वाली बीमारी को, चाहे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को हम बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। तो यहां पर देखिए यह एक बैक्टीरियल डिजीज है यानी जीवाणु जनित रोग है जो नीसेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। अभी जो आप गोनेरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये किसके कारण से होता है, तो बैक्टीरिया के कारण से होता है। फिर कोई पूछता है कि बैक्टीरिया में किस बैक्टीरिया से होता है, तो आप कहिएगा नीसेरिया गोनेरी। तो आप कह सकते हैं कि यह क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है यानी जीवाणु जनित रोग है जो नीसेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। सही है। अब चलिए गोनेरिया में नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब संक्रमण अवधि। यानी यदि किसी को यह बीमारी हो गई है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह बीमारी जाएगी। तो जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएगी तो दूसरे व्यक्ति को कितने दिन में यह बीमारी संक्रमित कर देगी। यानी यहां पर कोई एक व्यक्ति संक्रमित है और उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो यह बीमारी दूसरे व्यक्ति में चली जाएगी। तो दूसरे व्यक्ति में जाएगा तो उसके अंदर कितने दिन में यह बीमारी अपना घातक रूप ले लेगी। तो उसी को जितने दिन में उस संक्रमण का रूप ले लेती है उसी को आप नाम देते हो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब संक्रमण अवधि ना जी। तो आप देख लीजिए, कहिएगा इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 2 से 10 दिनों का होता है। यानी अगर यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में गया है तो दूसरे व्यक्ति में इस बीमारी को फैलने में 2 से 10 दिन का समय लगता है और 2 से 10 दिन में ही व्यक्ति पूरी तरह से गोनेरिया का क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएगा। सही है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं ट्रांसमिशन यानी संचरण। इसका मतलब यह हुआ कि जब यह बीमारी एसटीडी बीमारी है तो यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचती है, कैसे फैलती है यह बीमारी, तो देखते हैं। तो कह रहा है कि पहला ही पॉइंट इसमें है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन मतलब संचरण अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होता है। यानी यह जो डिजीज है, अगर कोई व्यक्ति, कोई कपल है चाहे कोई व्यक्ति है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट अपनाता है यानी असुरक्षित यौन संबंध अपनाता है, तब जाकर इस बीमारी को होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको पहला पॉइंट बोले हैं ट्रांसमिशन में कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन यानी संचरण अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा होता है। सही है। अगला पॉइंट है इस डिजीज का ट्रांसमिशन यानी संचरण इन्फेक्टेड पर्सन के साथ यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होता है। यानी कोई व्यक्ति एसटीडी का शिकार है, एसटीडी बीमारी से संक्रमित है और उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनाता है तो यह बीमारी उस व्यक्ति में भी यानी जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी होने का चांसेस बना रहता है। यानी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो इस बीमारी का ट्रांसमिशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाएगा। तो फिर से इस पॉइंट को सुन लीजिए, इस डिजीज का ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होता है। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है इस डिजीज का ट्रांसमिशन गे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी होता है। गे मतलब इनंक बोल सकते हैं आप। तो कह रहा है का कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन इनंक के साथ
आम भाषा में लोग छक्का वगैरह बोलते हैं। तो इस डिजीज का ट्रांसमिशन गे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इस डिजीज का ट्रांसमिशन एनाल सेक्स तथा ओरल सेक्स के द्वारा भी होता है। यानी कोई व्यक्ति एनाल सेक्स या ओरल सेक्स अपनाता है तो यह बीमारी होने का चांसेस बना रहता है। यानी ये सारे प्रोसेस के द्वारा गुनेरिया बीमारी का क्या होता है, तो ट्रांसमिशन होता है। ठीक, तो गुनेरिया में ट्रांसमिशन के बाद अगला पॉइंट आता है सिम्टम्स यानी लक्षण। यानी कहने का मतलब हुआ कि उस संक्रमित व्यक्ति के शरीर में ऐसा कौन कौन सा लक्षण, क्या क्या फॉल्ट आएगा, क्या क्या लक्षण आएगा कि वो डॉक्टर के पास जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाता भी है तो जाकर क्या कहेगा कि हमको क्या समस्या है, तो उसको अपना खुद लक्षण दिखेगा, तभी ना जाकर किसी डॉक्टर से कहेगा कि हमको ये समस्या है, चाहे ये समस्या है। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि गुनेरिया की बीमारी होती है, किसी को गुनेरिया बीमारी किसी को होती है, तो इसके शरीर में कैसे कैसे लक्षण दिखाई देंगे, यानी क्या सिम्टम्स दिखाई देगा। तो देखिए सिम्टम्स यानी लक्षण, तो ये सिम्टम्स हम पहले मेल में देख लेते हैं कि यदि गुनेरिया बीमारी होती है मेल में, तो मेल में कैसा सिम्टम्स दिखाई देगा। तो देखिए पहला पॉइंट, इसमें मेल के यूरिनोजेनाइटल डक्ट मतलब मूत्र जनन नली, यानी मूत्र जनन नली यानी उसको आप पेशाब की नली भी कह सकते हैं, जिसके जरिए यूरिन यानी मूत्र शरीर से बाहर होता है, उसी को हम यूरेथ्रा कहते हैं या उसी को आप यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इसमें मेल के यूरिनोजेनाइटल डक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन में यानी श्लेष्मा झिल्ली में स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन हो जाता है। यानी साफ शब्दों में आपको कहें तो इसमें मेल के यूरिनोजेनाइटल डक्ट यानी यूरिन त्यागने वाली जो नली होती है उसी नली में सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। जब स्वेलिंग होता है तो यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन इकट्ठा हो जाएगा और व्यक्ति चाहता है कि हम यूरिनेशन करें यानी मूत्र का त्याग करना चाहेगा, तो उस समय यूरेथ्रा से यानी मूत्र नली से उसका यूरिन यानी मूत्र शरीर से बाहर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है यानी मूत्र जनन नली है उसमें स्वेलिंग हो गया है। स्वेलिंग होने की वजह से वो जो नली होता है पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो यूरिन त्यागने में क्या होती है, तो दिक्कत होती है। तो देखिए पहला ही पॉइंट है, इसमें मेल के यूरिनोजेनाइटल डक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है यानी सूजन हो जाती है, फूल जाता है वो। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति का बार बार यूरिन का त्याग करना। यदि कोई व्यक्ति गुनेरिया का शिकार है तो क्या करेगा, बार बार यूरिन का त्याग करेगा। अभी आया 5 मिनट बाद फिर जाएगा यूरिन का त्याग करने, बार बार यूरिन का त्याग करने से आपको ये नहीं समझना है कि उसको डायबिटीज हुई है, नहीं, उसको गुनेरिया का भी संभावना हो सकती है। तो फिर से देखिए इसमें व्यक्ति बार बार यूरिन का त्याग करता है, सही है। अब देखिए कह रहा है कि इसमें व्यक्ति के पेनिस से पस यानी मवाद जैसे पदार्थ का डिस्चार्ज होना, व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा, यूरिन त्याग लेगा उसके बाद, चाहे यूरिन त्यागने से पहले, चाहे हो सकता है कि उसके दैनिक जीवन में भी उसके पेनिस से यानी मेल के पेनिस से मवाद जैसे पदार्थ का क्या होना, डिस्चार्ज होना यानी स्रावित होना। यानी यूरिन त्याग लिया तो यूरिन त्यागने के अंतिम चरण में लगेगा कि कुछ मवाद जैसा पदार्थ स्रावित हो रहा है। चाहे यूरिन त्यागने जाएगा तो यूरिन त्यागने से पहले यानी यूरिन निकलने के पहले, मूत्र निकलने के पहले मवाद जैसे पदार्थ का स्राव होना। चाहे हो सकता है कि घर में लेटा हुआ है या कोई कार्य कर रहा है तो उस समय उसके पेनिस से मवाद जैसे पदार्थ का स्राव होना इसके लक्षण है। तो कह रहा है पॉइंट कि मेल के पेनिस से मवाद जैसे पदार्थ का डिस्चार्ज होना। नेक्स्ट पॉइंट है एस्क्रोटम यानी वृषण कोश में स्वेलिंग हो जाना। मतलब जो स्क्रोटम है, वृषण कोश है, या आम शब्दों में आपको हम बताएं तो टेस्टिस, दोनों टेस्टिस जिस थैलीनुमा संरचना में रहता है उसी थैलीनुमा संरचना को स्क्रोटम कहते हैं। यानी मेल का जो टेस्टिस होता है जिस थैलीनुमा संरचना में अवस्थित रहता है, स्थित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। तो कह रहा है कि हो सकता है कि गुनेरिया की बीमारी हुआ हो उस व्यक्ति को तो स्क्रोटम में स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग का मतलब होता है उसका स्क्रोटम जो होता है वो सूज जाता है, फूल जाता है, सही है। मेल
के लक्षणों में एक लास्ट पॉइंट है, गले में लगातार खराश का बने रहना। यदि कोई मेल है तो उसके गला में हमेशा खराश बना रहेगा, वो हमेशा इस तरह की एक्टिविटी करेगा, ऐसे करेगा, एक्टिविटी दिखाएगा, यानी उसके गले में हमेशा खराश बना रहता है। तो ये अभी जो भी लक्षण बताए हैं ये मेल का लक्षण है। तो जब मेल का लक्षण हो सकता है तो उसी तरह हम फीमेल का भी लक्षण देख लेते हैं। तो फीमेल में पहला पॉइंट है सिम्टम्स की वेजाइना यानी योनि से पानी जैसे पदार्थ का डिस्चार्ज होना, यानी जो फीमेल का वेजाइना है उसी के द्वारा पानी जैसे पदार्थ का क्या होना, डिस्चार्ज होना, पानी जैसे पदार्थ का डिस्चार्ज होना। यानी अगर कोई फीमेल है यूरिनेशन करने जाती है यानी मूत्र का त्याग करने जाती है तो मूत्र के पहले पानी जैसे पदार्थ का डिस्चार्ज होना और मूत्र के बाद यानी यूरिनेशन के बाद भी पानी जैसे पदार्थ का डिस्चार्ज होना, या वो सामान्य अवस्था में बैठी है, लेटी है या कोई काम कर रही है तो उस समय भी उसके वेजाइना से पानी जैसे पदार्थ का क्या होना, डिस्चार्ज होना। ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट है कि यूरिनेशन के समय पेन तथा बर्निंग महसूस होना, यानी एक और सिम्टम है फीमेल का कि जब फीमेल यूरिनेशन करने जाएगी यानी मूत्र का त्याग करने जाएगी तो उस समय जब यूरिन का त्याग करेगी तो उसको बहुत अधिक दर्द या जलन महसूस होगा। ऐसे लगेगा कि बहुत तीव्र दर्द हो रही है या बहुत तीव्र जलन महसूस हो रही है। ठीक। अब देखिए कह रहेगा कि नेक्स्ट पॉइंट है कि पीरियड के समय, यानी अगर उस फीमेल में पीरियड हुआ है, पीरियड हो रही है या मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहे हैं तो कह रहा है कि पीरियड के समय अधिक ब्लीडिंग का होना। नॉर्मल जो ब्लीडिंग होती है वो सही है, लेकिन अगर पीरियड हो रही है उसमें एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है माने अधिक ब्लीडिंग हो रही है तो ये नुकसानदायक है। तो कह रहेगा कि ये भी एक सिम्टम है कि यदि किसी फीमेल को गोनोरिया की बीमारी हुई है तो इस अवस्था में पीरियड जब उस फीमेल में आती है तो उस समय अधिक से अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होती है, यानी रक्त स्राव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रक्त शरीर से क्या होता है, बाहर होता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय अधिक पेन महसूस होना। यदि वो फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है तो उसको अधिक मात्रा में पेन महसूस होगा, यानी बहुत अधिक दर्द का अनुभव होगा उसको। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है पेट के निचले भाग में तीव्र पेन का महसूस होना, यानी उस पेट के निचले भाग में, यानी पेट ये वाला है तो इसके निचले भाग में अधिक से अधिक तीव्र भी बोल सकते हैं, अधिक से अधिक दर्द का अनुभव होना, यानी काफी तीखा दर्द का अनुभव होना। यानी यदि किसी को गोनोरिया की बीमारी हुई है तो उस दौरान फीमेल के पेट के निचले भाग में अति तीव्र दर्द का अनुभव होता है। ठीक। अगला पॉइंट है गले में लगातार खराश बने रहना। ये वाला पॉइंट तो हम मेल के भी सिम्टम में लिखवाए थे, लेकिन फीमेल के भी गले में हमेशा क्या बना रहेगा, खराश बना रहेगा, यानी हमेशा वो फीमेल गले को साफ करने की कोशिश करेगी। तो इसका लास्ट पॉइंट है गले में लगातार खराश का बने रहना। अब देखिए पिछला सिम्टम में पहला सिम्टम हम देखें मेल में, अब दूसरा देखे हैं फीमेल में। तो अब ऐसा कुछ सिम्टम्स हम बताएंगे, लक्षण बताएंगे जो मेल और फीमेल दोनों में एक समान रहता है, यानी मेल में भी वो सिम्टम रहता है और फीमेल में भी वो सिम्टम रहता है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब देखिए ये जो सिम्टम हम बताने जा रहे हैं ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमन रहेगा। जैसे इसमें मेल तथा फीमेल के ज्वाइंट साइड पर यानी संधि स्थल पर अति तीव्र दर्द का अनुभव होना, यानी ज्वाइंट साइड का मतलब जहां जहां ज्वाइंट है ना जी, जैसे कंबर हो गया, घुटना हो गया, ये वाला कलाई हो गया, ये जहां भी ज्वाइंट साइट है वहां पर अति तीव्र दर्द का अनुभव होना, यानी इसमें मेल तथा फीमेल के ज्वाइंट साइट पर अति तीव्र दर्द का अनुभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें व्यक्ति फीवर तथा डिकम्फर्ट यानी बुखार तथा बेचैनी महसूस करता है, यानी जो व्यक्ति गोनोरिया का शिकार रहता है उसको फीवर भी हो जाती है और उसके शरीर में अधिक बेचैनी महसूस होती है। ठीक। तो ये रहा आपका सिम्टम्स के बारे में, यानी इतनी सारी सिम्टम्स अगर है किसी व्यक्ति में तो माना जाएगा कि वह व्यक्ति किसका शिकार है, तो गोनोरिया का शिकार है। अगर वो डॉक्टर से अगर वो गोनोरिया का शिकार है तो इतने सारे सिम्टम दिखेंगे तो यही सिम्टम जाके वो डॉक्टर से कहेगा कि सर हमको ये समस्या है, तो डॉक्टर खुद समझ जाएगा कि इसको कौन सी बीमारी हुई है, यानी गोनोरिया की बीमारी हुई है। तो ये रहा सिम्टम यानी लक्षण। लक्षण के बाद यानी सिम्टम के बाद अगला पॉइंट आता है प्रिवेंशन,
सिम्टम के बाद आता है प्रिवेंशन यानी रोकथाम, यानी इस बीमारी को कैसे रोका जा सकता है, व्यक्ति क्या करेगा कि यह बीमारी फिर अगले व्यक्ति को न फैलेगी, यानी इस बीमारी का रोकथाम क्या है, प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है। तो देखिए इसके प्रिवेंशन का फर्स्ट पॉइंट है, इसमें व्यक्ति को अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स यानी असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। यानी यह बीमारी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही फैली थी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज पर रोक लगा देंगे। यानी व्यक्ति को अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी असुरक्षित यौन संबंध से क्या करनी चाहिए, बचाव करनी चाहिए, अपने आप को रोकना चाहिए कि व्यक्ति असुरक्षित यौन संबंध ना अपनाए। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट है, इसमें व्यक्ति को अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स यानी असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि अनजान व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रखनी चाहिए। कोई अजनबी आदमी है, अनजान व्यक्ति है, तो उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रखनी चाहिए प्रिवेंशन में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सदैव कंडोम का उपयोग करनी चाहिए। यदि व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनाता है तो उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हमेशा बैरियर मेथड में कॉन्डोम्स का उपयोग करनी चाहिए। इससे होता क्या है कि व्यक्ति बर्थ कंट्रोल का नियम का पालन करता है, साथ ही साथ वो डिजीज से भी बचता है। तो इसमें प्रिवेंशन में पॉइंट आपको बताया गया कि व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सदैव कॉन्डोम का उपयोग करनी चाहिए। ठीक, अब देखिए लास्ट पॉइंट बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। इसमें लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि समय समय पर अपने पार्टनर को एसटीडी की जांच कराने के लिए बोलना चाहिए। यानी उसका जो अपोजिट सेक्स है, उसका जो पार्टनर है, उससे बोलना चाहिए कि वो अपना समय समय पर क्या करे, अपना एसटीडी जांच कराए कि कोई उससे माने यौन संचारित रोग या एसटीडी बीमारी तो नहीं है। और साथ ही साथ खुद भी एसटीडी की जांच करवानी चाहिए। सिर्फ उसे ही नहीं बोलनी चाहिए, खुद भी एसटीडी की जांच करवानी चाहिए। तो ये रहा आपका प्रिवेंशन। यदि कोई व्यक्ति इतना बचाव करता है, इन्हें रोकथाम करता है, तो उससे एसटीडी में गोनोरिया जैसी बीमारी नहीं होगी। तो ये रहा आपका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के बाद एक लास्ट पॉइंट आता है ट्रीटमेंट यानी इलाज या उपचार। यानी किसी को यह बीमारी हो गई है तो उस बीमारी का इलाज क्या है, इस गोनोरिया बीमारी का इलाज क्या है। तो देखिए कह रहा है कि इस डिजीज के ट्रीटमेंट हेतु कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स का उपयोग की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट हो, इस बीमारी का इलाज हो, तो इसमें व्यक्ति निम्नलिखित एंटीबायोटिक्स का उपयोग करता है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स निम्नलिखित हैं, जैसे पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्रियाजोन। यानी इतने मेडिसिन का उपयोग करनी पड़ती है। एक बात बता दें, इसमें अभी ये जो पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, टेट्रामाइसिन है, टेरामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, ये ओरल हैं, ओरल मेडिसिन है। हालांकि ये एंटीबायोटिक्स हैं लेकिन ओरल हैं। ओरल का मतलब हुआ इससे मुख से लिया जा सकता है, यानी ये टैबलेट या कैप्सूल के रूप में हो सकता है, इससे मुख से लेना पड़ता है। एक और बात, नीचे जो है सेफ्ट्रियाजोन, तो ये जो मेडिसिन है ये इंजेक्शन है, यानी इंजेक्शन का भी उपयोग करना है। तो ये तो हो गया आपका ओरल, इसको हम मुख से ले सकते हैं, लेकिन इस साथ ही साथ इस इंजेक्शन को भी लेना होगा। जब इस इंजेक्शन को लिया जाएगा तभी जाके संपूर्ण रूप से आपका गोनोरिया की बीमारी ठीक हो सकती है। एक और इसमें सूचना है कि देखिए, अगर पेनिसिलिन चलान, इसमें से जो भी आपको पेनिसिलिन हुआ, चाहे ये हुआ, चाहे ये हुआ, चाहे टेट्रासाइक्लिन हुआ, चाहे एजिथ्रोमाइसिन हुआ, इसमें से कोई एक ही एंटीबायोटिक्स चलाना है। यानी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर टेरामाइसिन का चल रहा है तो वही चलाएं, या एम्पिसिलिन का चल रहा है तो वही चलाएं। यानी आपको ये नहीं समझना है कि सब एंटीबायोटिक्स में से एक एक टेबलेट खाना है, तो ये दुखद घटना हो सकता है। तो बेहतर है कि आप इसमें से किसी एक ही ग्रुप का मेडिसिन लें, साथ में ये सेफ्ट्रियाजोन नामक जो इंजेक्शन है इसका उपयोग करें। तो इतना उपयोग करने के बाद आपकी गोनोरिया की बीमारी
ठीक हो सकती है, लेकिन आपको इसमें एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि अपने मर्जी से इसमें से किसी भी मेडिसिन का उपयोग नहीं करना है। यानी खुद डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी सिम्टम्स है डॉक्टर सबसे पहले उसको भली भांति समझते हैं, कितने स्टेज पर बीमारी गई है उसी के अनुसार वो अपने अनुसार दवा देते हैं। यानी ये नहीं कि हम खुद अब इतना ज्यादा जानकारी हासिल कर लिए तो गए किसी को इस तरह का सिम्टम दिखा तो मेडिकल पर गए और दवा लेकर चले आए, तो ये दुखद बात है। इस तरह के काम आपको नहीं करनी है। आप इसको सिर्फ जानकारी के तौर पर रखिए, पढ़ाई के तौर पर रखिए, लेकिन यदि किसी को इस तरह की बीमारी होती है तो उसको जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसे अपनी सारी बातें बतानी होगी और डॉक्टर जो दवा चलाएगा वही दवा का उपयोग करना है। इसमें से किसी भी मेडिसिन का उपयोग नहीं करना है। तो उम्मीद है कि गोनोरिया बीमारी जो टॉपिक चल रहा है, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल के लिए हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।